वेलकम स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी लामा चौड़ से आज आपके लिए कक्षा 8 का पाठ 16 पानी की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, पानी की कहानी यानी कि पानी शब्द सुनते ही आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में क्या होगा और क्या लेखक कहना चाह रहा होगा। तो बच्चों, ये रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है ये पाठ आपका पानी की कहानी। पानी, जल जिसे आप कहते हैं। तो बच्चों, पानी हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है ये आप सभी लोग जानते हैं। पानी के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो पानी, हवा, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रकृति के स्वरूप हमें प्रदान होती हैं। तो बच्चों, पानी, जल से हमारा जीवन, जल की हमारे जीवन में बहुत जगह पर आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले, जल के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि जल से हम अपनी प्यास को बुझाते हैं। जल से हम कई घरेलू कार्य करते हैं, साफ सफाई इत्यादि। हम घर में जल से ही सारा काम करते हैं। अगर हमारे घरों में जल की कमी हो जाए तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, ये आप लोगों को पता है। इसीलिए कहा जाता है कि जल को भी हमें बचाना चाहिए, यानी कि जल की भी हमें क्या करनी चाहिए, जल को भी हमें एकत्र करके रखना चाहिए। उसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे हम बिजली इत्यादि को बचाते हैं, वैसे ही हमें जल की भी बचत करनी चाहिए। तो रामचंद्र तिवारी जी ने इसमें एक ओस की बूंद को जरिया बनाकर पानी की कहानी लिखी है। यानी कि पानी क्या होता है, कैसे पानी बनता है, कैसे जल चक्र बनता है और कैसे पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ये सारी चीजें आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगी। तो बच्चों, पाठ में कुछ शब्द अर्थ आए हैं, जैसे कलाई, हाथ का अगला हिस्सा जो कहलाता है वो कलाई कहलाता है। जो हाथ का ये अगला हिस्सा होता है इसे कलाई कहते हैं। दृष्टि, नजर, दृष्टि होता है। स्वर, आवाज। कण, बहुत छोटा अंश, कण कहलाता है। सुरीली, मधुर आवाज, मीठी आवाज। एकाएक, अचानक। तो ये पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं। इन कठिन शब्दों की सहायता से आपको पाठ को पढ़ने में सुविधा भी होगी और आपको समझ में भी आएगा। तो बच्चों, पानी की कहानी, ये पाठ रामचंद्र तिवारी जी ने जो लिखा है, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी और नॉलेजफुल बातें भी जानने को मिलेंगी जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। तो इस पाठ को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो चलते हैं, पानी की कहानी पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पानी की कहानी, रामचंद्र तिवारी। लेखक आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद के 2 कण हो गई थी और वे दोनों हिल हिलकर स्वर उत्पन्न कर रही थी। ओस की बूंद प्रसन्नता से बोली, मैं ओस हूँ, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं। यानी कि लेखक जैसे ही बेर की झाड़ी को लेखक ने देखा तो उसमें से एक ओस की बूंद की 2 कणें लेखक ने देखा कि बूंद प्रसन्नता से बोल रही है कि मैं ओस हूँ, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं। ऐसा लेखक को प्रतीत हुआ कि शायद वो बूंद, वो कण मुझसे ऐसा कहना चाह रहे हैं। मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन एक प्रचंड पिंड सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। लेखक बताते हैं कि एक दिन एक प्रचंड पिंड सूर्य की ओर बढ़ रहा था और उसकी भीषण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। प्रारंभ में यह एक बड़ा आग का गोला थी, यानी कि पृथ्वी जो थी एक आग का गोला थी। फिर यह ग्रह ठंडा होता चला गया। अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप जल बना। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रासायनिक क्रिया हुई उसी से जल बना।
फिर बूँद बोली, मैं कई मास तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। फलतः मैं पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। पहले पहल मुझे समुद्र का खारापन बिल्कुल नहीं भाया, अब सहन होने लगा है। यानी कि बूँद कह रही है कि मैं पहले समुद्र में घूमती रही, फिर गर्म धारा में मिलकर मैं पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। फिर मैंने गहरे में जाना शुरू किया। मार्ग में विचित्र जीव देखे। यानी कि समुद्र में मैंने गहरे में जाना शुरू किया और विचित्र जीव देखे। सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए हुए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकल रही थी। यानी कि ओस यहाँ पर अपने बारे में कह रही है, लेखक उसकी कल्पना कर रहे हैं कि ओस कह रही है कि जैसे ही मैं गहरे पानी में गई तो मैंने एक विचित्र जीव को देखा जो लालटेन की तरह घूम रहा था। वह मछली थी जिसके शरीर से एक प्रकार की अलग ही चमक निकल रही थी। वहाँ का सब दृश्य देखने में मुझे कई वर्ष लगे। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, अतः ऊपर लौटना संभव न था। यानी कि ओस कह रही है कि पानी की इतनी मोटी तह थी, ऊपर लौटना संभव न था। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। हम एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी। फिर एक ऐसा स्थान आया जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। हमें पता चला कि पृथ्वी फट गई और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। यह दृश्य बहुत ही शानदार था। लोग उसे ज्वालामुखी कहते थे। यानी कि ओस की बूँद ने देखा कि अब ज्वालामुखी फट गया। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले थे और नीचे झुक गए और एक दिन बूँद बनकर नीचे कूद पड़े। हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। बहते बहते मैं एक दिन एक नहर के पास पहुंची। मुझे एक मोटे नल में खींच लिया गया। मैं कई दिनों तक नल घूमती रही। मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते मैं इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। यानी कि लेखक जिस बेर के पेड़ को देख रहे हैं वहीं से पानी अपनी कहानी सुनाती है कि किस तरह मैं इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। सूर्य निकल आया था। वह बोली, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूँद आँखों से अचानक ओझल हो गई। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में एक ओस की बूँद के माध्यम से पानी अपनी कहानी को कह रही है कि किस तरह पानी इस पृथ्वी पर आया और कैसे पानी की उत्पत्ति हुई। पाठ में आए कुछ प्रश्न उत्तर। ओस की बूँद क्रोध और घृणा से क्यों काँप उठी? उत्तर, ओस की बूँद पेड़ की प्रवृत्ति बताते हुए क्रोध और घृणा से काँप उठी थी। उसके अनुसार ये पेड़ बड़े निर्दयी होते हैं। वे असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो वे एकदम खा जाते हैं और अधिकांश को सब कुछ छीन कर बाहर निकाल देते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज इसलिए कहा क्योंकि उसका जन्म इन्हीं की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और पानी को जन्म दिया। प्रश्न नंबर 3, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और गर्मी क्यों नहीं पड़ती?
उत्तर, समुद्र तटीय इलाकों में जल की उपस्थिति दिन में तापमान को अधिक बढ़ने नहीं देती तथा रात में तापमान को अधिक गिरने नहीं देती, अतः यहाँ का तापमान सदैव सुहावना बना रहता है। कोलकाता में दिसंबर के आखिरी में भी लोग कुर्ता पाजामा में सैर करते दिखाई पड़ते हैं।